प्रिय विद्यार्थियों, हम हम्बोल्ट के भौगोलिक योगदान की बात कर रहे थे। इससे पिछले लेक्चर में हमने ये बात की कि हम्बोल्ट ने किस तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी पर ध्यान देते हुए भूगोल को भूगोल न मानकर कॉस्मोग्राफी शब्द के लिए यूज़ किया भूगोल के अध्ययन के लिए। और कॉस्मोग्राफी को इन्होंने दो भागों में बांटा, यूरेनोग्राफी एंड जियोग्राफी। अब हम आगे बात करेंगे कि हम्बोल्ट के और क्या महत्वपूर्ण एस्पेक्ट रहे हम्बोल्ट के अध्ययन के, जिनको कि हम भौगोलिक चिंतन के लिए या आगे के भौगोलिक अध्ययन के लिए बहुत बड़ा आधार मानते हैं। हम्बोल्ट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है हम्बोल्ट के रिसर्च का, या कहना चाहिए हम्बोल्ट के पूरे काम का, कि हम्बोल्ट का जो अप्रोच था अध्ययन का वो इंडक्टिव था, आगमनात्मक था। इंडक्टिव जो रिसर्च होता है या इंडक्टिव मेथोडोलॉजी जो होती है, उसका मतलब है स्पेसिफिक से ब्रॉड जनरलाइजेशन की तरफ, मतलब विशिष्ट अध्ययन से सामान्यीकरण की तरफ। नॉर्मली इंडक्टिव अध्ययन जब किया जाता है तो वो उसका उद्देश्य होता है किसी भी संकल्पना या सिद्धांत की प्रतिस्थापना। संकल्पना और सिद्धांत की प्रतिस्थापना से तात्पर्य है कि हम्बोल्ट ने किन्हीं क्षेत्रों का, जिन क्षेत्रों का अध्ययन किया, जिनकी यात्राएं की, उनके कई एस्पेक्ट्स को, कई जो भी फिजिकल ज्योग्राफी के या जो भी ह्यूमन और फिजिकल जो एनवायरनमेंट के जो बीच की रिलेशनशिप है, उसका अध्ययन इन्होंने जो भी किया, उन क्षेत्रों के, विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन के बाद ये किसी कंक्लूजन तक पहुंचे और उस निष्कर्ष को इन्होंने समस्त पृथ्वी के संदर्भ में स्थापित करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब ये तटीय क्षेत्रों की ओर गए, अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों की ओर गए, जब ये यूरोप के जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं उनका अध्ययन इन्होंने किया, और जब इन्होंने उसके बाद आंतरिक क्षेत्रों की यात्राएं की, तब इन्होंने ये पाया कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में और जो महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्र हैं, उन दोनों के मध्य जो तापमान का डिफरेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से मिलता है, चाहे वे क्षेत्र एक ही अक्षांश पर अवस्थित हों। अब इस जो स्पेसिफिक स्टडी थी, जो इन्होंने जगह जगह की जो रीजनल स्टडी की, उसके बाद ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे जहां इन्होंने समस्त विश्व के संदर्भ में महाद्वीपीयता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, महाद्वीपीयता की संकल्पना दी, महाद्वीपीय और महासागरीय दो प्रकार के जलवायु की बात की। तो ये होता है स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन। ये इंडक्टिव अप्रोच ऑफ स्टडी है जिसको फॉलो किया हम्बोल्ट ने अपने अध्ययन में। और जब भी हम किसी अध्ययन की बात करते हैं, जब भी हम किसी रिसर्च की बात करते हैं, तो अप्रोच जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंडक्टिव रिसर्च बेसिकली किया जाता है टू डेवलप अ थ्योरी, किसी सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए। अब एम्पायरिकल मेथड इन्होंने यूज किया, निश्चित रूप से इन्होंने आनुभाविक विधि का प्रयोग किया, विशेषकर ज्योग्राफिकल रीजन्स का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया। इनके अध्ययन में एक जो इंपॉर्टेंट बात मिलती है वो ये है कि विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों के बीच में जो तुलनात्मक स्टडी है वो भी इन्होंने प्रस्तुत की। और खासकर इन्होंने स्टेपीज और मरुस्थल, जो उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल, इन क्षेत्रों के मध्य में एक तुलनात्मक अध्ययन स्थापित करने का प्रयास किया, या उसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और कैसे फिजिकल वेरिएशन के साथ उसमें ह्यूमन और कल्चरल वेरिएशन भी आता है, इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया। इसके बाद हम्बोल्ट का एक योगदान ये मिलता है कि इन्होंने मैप्स पर, मानचित्रों पर ज्योग्राफिकल जो भी सूचनाएं हैं, जो भी भौगोलिक सूचनाएं हैं और जो भौगोलिक सूचनाओं का जो भी विवरण है उनका प्रदर्शन, और ज्योग्राफिकल स्टडी के लिए जो मैप्स की महत्ता है उसको भी प्रतिपादित किया। उन्होंने कहीं भी इस बात को नहीं नकारा कि भौगोलिक सूचना का स्पष्ट का प्रदर्शन मानचित्रों के द्वारा होना चाहिए। बहुत मानचित्र कला पर इन्होंने बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, बहुत नई तरीके कोई प्रक्षेप डेवलप नहीं किए, लेकिन इन्होंने इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया, इस बात पर जोर दिया इन्होंने कि भौगोलिक अध्ययन के लिए मानचित्र उपयोगी हैं। निश्चित रूप से अगर जब वो रीजनल ज्योग्राफी की तरफ जाते हैं, जब वो बहुत रीजन्स की यात्राएं करते हैं, तो मानचित्रों का उपयोग तो स्वाभाविक है। तो मानचित्रों के उपयोग की महत्ता को इन्होंने प्रतिपादित किया, और ये भी कहा कि विभिन्न जो ज्योग्राफिकल सूचनाएं हैं, जो भौगोलिक सूचनाएं हैं, जो भौगोलिक तत्वों की इंफॉर्मेशन है, उसको मानचित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाना एक सही उपागम है भौगोलिक अध्ययन का। एक चीज़ और इनके अध्ययन में मिलती है, जब हम इनको अध्ययन करते हैं, तो जब इनके कॉस्मोस का अध्ययन करते हैं, तो इन्होंने ये भी कहा कि सभी मानव प्रजातियों का उद्भव एक साथ हुआ है। एक साथ से मतलब एक ही प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। सभी मानव प्रजातियां, जो ह्यूमन रेसेस हैं, जो विभिन्न विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित हैं, उनका अध्ययन, उनका उद्भव एक साथ हुआ है, मतलब एक ही प्रक्रिया से हुआ है, और कोई भी प्रजाति किसी से उत्कृष्ट या निकृष्ट नहीं है। ये उस समय के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण स्थापना थी। उस समय के हिसाब से क्या, हम आज भी रेसिज्म हम फेस करते हैं विश्व में, जबकि हम्बोल्ट से पहले इस बात पर ग्रीक जोग्राफर्स
रोमन जोग्राफर्स, इन सब के द्वारा बहुत बल दिया जाता रहा कि जो उनका क्षेत्र है, जो उनकी प्रजाति है, वो सर्वश्रेष्ठ है। ये बात ग्रीक्स ने भी कही है कि यूनानी सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सारे दास बनने के लिए है। ये बात रोमन जोग्राफर्स के या थिंकर्स के कॉन्सेप्ट्स में भी मिलती है, कि सोच में भी मिलती है। लेकिन हम्बोल्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो मानव प्रजाति के उद्भव का आधार है या उसके विकास का आधार है, और सर्वत्र मानव प्रजाति का उद्भव एक ही प्रकार से होता है, कोई प्रजाति उत्कृष्ट या निकृष्ट नहीं है। बहुत बड़ी स्थापना है। अगर हम आज की भी विश्व पॉलिटिक्स की बात करें तो हमें हम्बोल्ट के इस तथ्य को फॉलो करना चाहिए। अब इसके बाद हम्बोल्ट का जो स्वरूप, जो एक और अध्ययन मिलता है, वो ये मिलता है कि इन्होंने थ्योरी बिल्डिंग और मॉडल मेकिंग की तरफ ध्यान दिया। मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि इंडक्टिव मेथड ऑफ स्टडी इनका रहा है, तो इन्होंने सिद्धांतों के विकास की बात की, इन्होंने मॉडल्स बनाने की बात की और उसकी दिशा में प्रयास किया। प्रकृति का सामान्य प्रेक्षण और उन प्रेक्षणों का सावधानी पूर्वक आकलन, ये इनके अध्ययन का उद्देश्य था। इनका ये कहना था कि प्रकृति का एक सामान्य प्रेक्षण करना चाहिए, एक जनरल ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, और फिर उन ऑब्जर्वेशंस को जब हम एनालाइज करते हैं, जब हम विश्लेषित करते हैं, तो उस विश्लेषण के लिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक मापन करना चाहिए, आकलन करना चाहिए। जो भी हमारे पास उपकरण मौजूद हैं, जो भी हमारे पास तकनीक मौजूद है, जो भी हमारे पास विधियां मौजूद हैं, उनके आधार पर जब हम उनका मापन और आकलन करेंगे तो हम प्रकृति के रहस्यों से पर्दा उठा सकेंगे और प्रकृति के संदर्भ में सिद्धांतों या मॉडल्स का निर्माण या प्रतिपादन कर सकेंगे। ये भौगोलिक अध्ययन की दृष्टि से, भौगोलिक अध्ययन के उपागमों की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण कदम है, और निश्चित रूप से इन्होंने इस विधि के द्वारा जो स्थापनाएं दी वो भी पृथ्वी के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हमें आज भी मिलती हैं। वो कंसेप्ट्स आज भी वैज्ञानिक जगत स्वीकारता है। तो इसलिए इसका मतलब है कि इन्होंने इस बात को बहुत शुद्धता के साथ रखा है, बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ रखा है। फिर इन्होंने एक बात और ये की कि विश्व में महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के संदर्भ में विश्वव्यापी तापमान दशाओं की औसत स्थिति को इन्होंने स्पष्ट किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने महाद्वीप और महासागर, महाद्वीपीयता और महासागरीयता का सिद्धांत देकर अपनी बात खत्म कर दी, इन्होंने समस्त विश्व पर उसको लागू भी किया। समस्त विश्व में जो भी महाद्वीपों और महासागरों का वितरण मिलता है, उस वितरण के आधार पर इन्होंने उन समस्त क्षेत्रों में औसत तापमान दशाओं का अध्ययन किया और ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि ये जो औसत तापमान दशाएं हैं ये विश्वव्यापी कैसे रहती हैं, जबकि जो अक्षांशीय जो ताप कटिबंध है वो कैसे रहते हैं। इन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे ज्योग्राफिकल स्टडीज में, भूगोल के लिटरेचर में जो ऑलरेडी बहुत लोगों ने कहे थे, उसकी बात करते हुए उसके संदर्भ में इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि समस्त विश्व में महाद्वीप और महासागरों का वितरण कैसा है और उस वितरण से एवरेज टेम्परेचर कंडीशंस कैसी होंगी, तो उसके स्पष्टीकरण देने का भी इन्होंने प्रयास किया। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय देशों में पादप, जंतु जगत और मानव जीवन, इन सब पर ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या बातें कही इन्होंने। अभी तक सिर्फ अक्षांशीय वितरण की बात की जाती थी, तापमान की दशाओं में, जलवायविक दशाओं में जो विभिन्नता मिलती थी वो सिर्फ अक्षांशीय स्वरूप में मिलती है। इस प्रकार की प्रतिपादनाएं, इस प्रकार की स्थापनाएं इनसे पहले हुई हैं। इन्होंने महाद्वीपीय और महासागरीय डिफरेंस की बात की। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही कि जब हम किसी भी क्षेत्र में पादप जगत, जंतु जगत या मानव जगत के विकास की बात करते हैं तो वहाँ अल्टीट्यूड भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पृथ्वी की सतह से या समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर किस प्रकार से जलवायविक दशाएं बदलती हैं और किस प्रकार से पादप जगत, जंतु जगत, मानव जगत का स्वरूप बदलता है, उनके विकास की परिस्थितियां बदलती हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम सारे जगत को परस्पर अंतर्निर्भर और अंतर संबंधित कर विश्वव्यापी अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी का अध्ययन जब हम समस्त तत्वों के इंटर रिलेशनशिप के आधार पर करते हैं तो यहाँ ऊंचाई भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सच है कि हम्बोल्ट का जो विशिष्ट ध्यान है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान है, वो मुख्यतः इनका फिजिकल फीचर्स पर रहा, क्लाइमेट पर रहा और वेजिटेशन पर रहा। इनके जितने अध्ययन मिलते हैं, जितनी स्थापनाएं मिलती हैं, वो या तो जलवायु या वनस्पति और या स्थल रूप, इन सब के आधार पर मिलती है। इन्होंने इन सब का ऑब्जर्वेशन किया, प्रेक्षण किया और इन सब के प्रेक्षणों के आधार पर आकलन किए, सावधानी पूर्वक आकलन किए, मापन किए और तब अपनी कुछ स्थापनाएं दी। तो मुख्यतः ये फिजिकल ज्योग्राफर थे। क्लाइमेटोलॉजी का स्टडी इन्होंने प्रमुखता से की, वेजिटेशन, बॉटनी की स्टडी इन्होंने प्रमुखता से की, क्योंकि इन्होंने प्लांट्स और
क्लाइमेट के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इनके सह अस्तित्व की बात इन्होंने की, सह संबंध की बात की। तो फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट और वेजिटेशन, इन पर इनका प्रमुख ध्यान था। इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ प्लांट ज्योग्राफी भी कहा जाता है, इनको फाउंडर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी भी कहा जाता है, और फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी तो ये हैं ही। आधुनिक भौगोलिक चिंतन का जन्मदाता तो इनको कहा ही जाता है। सो हमबोल्ट कुल मिलाकर, he was a physical geographer, he was a field geographer, he was founder of plant geography, he was founder of climatology, and he was founder of modern geography। जो आधुनिक भूगोल वॉरेनियस और कांट से थोड़ी सी शुरू हुई, उसको स्थापित करने का श्रेय हमबोल्ट और इनके बाद रिटर को जाता है, और यहाँ से ज्योग्राफिकल थॉट और वैज्ञानिक हो गया। और हालांकि वॉरेनियस और कांट से ही हो गया था, लेकिन यहाँ से और स्थापित हुआ ये। तो ये ज्योग्राफिकल थॉट के संदर्भ में, भूगोल के अध्ययन के संदर्भ में, और स्वयं भूगोल के एक विज्ञान के स्वरूप के, एक विज्ञान के रूप में बहुत बड़ी स्थापना है, बहुत बड़ा इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। अगले लेक्चर में हम कार्ल रिटर की बात करेंगे, क्योंकि कार्ल रिटर भी एक महत्वपूर्ण मॉडर्न ज्योग्राफर हुए हैं, जर्मन ज्योग्राफर हुए हैं, हमबोल्ट के समकालीन रहे हैं, जिन्होंने हमबोल्ट के साथ चलते हुए भी, उनके समकालीन रहते हुए भी अपनी महत्वपूर्ण स्थापनाएं दी हैं। बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने हमबोल्ट को फॉलो किया है, लेकिन फिर भी इनका अपना अस्तित्व भी रहता है। और बहुत बड़ा एक, आपके अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमबोल्ट और रिटर का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आप मिस मत कीजिएगा, हम रिटर की बात करेंगे। थैंक यू।